हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आप सबका स्वागत है मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे। मेडिको नर्सिंग क्लासेस चैनल पे आप रेगुलर अपडेट्स देख रहे हैं क्रैश कोर्स के बारे में, जो कि एम्स नॉरसेट के लिए, ईएसआईसी के लिए और डीएसएसबी के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस क्रैश कोर्स के अंदर हम पिछली 2 क्लासों के अंदर अच्छे से नर्सिंग फाउंडेशन, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी क्रैश कोर्स की कंटिन्यूएशन करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और चलते हैं उसके आगे की स्टडी पे। आज की क्लास का पहला पॉइंट है हमारा चेन ऑफ इन्फेक्शन। बहुत बार स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चेन ऑफ इन्फेक्शन का कौन सा प्रोटोकॉल है, किस प्रकार से चेन ऑफ इन्फेक्शन है वो कंप्लीट होती है, कौन से स्टेप बाय स्टेप चेन ऑफ इन्फेक्शन है वो कंप्लीट किए जाते हैं। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन पे सबसे पहले हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर चेन ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, फर्स्ट वन पॉइंट है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चेन ऑफ इन्फेक्शन की बात करें कि एक बॉडी के अंदर डिजीज है वो किस प्रकार से कोज होती है, ठीक है। हाउ द डिजीज कोज, हाउ द डिजीज occurs in ह्यूमन बॉडी। कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिजीज है वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम बात करें कि चेन ऑफ इन्फेक्शन या पर्टिकुलर इन्फेक्शन है किसी भी इंडिविजुअल को भी इन्फेक्शन किस प्रकार से होता है, कहाँ से सोर्स आया, कहाँ से पोर्टल ऑफ एंट्री बनी, कैसे किस प्रकार से रिजर्वायर आया, ठीक है। तो इस प्रकार ये चेन ऑफ इन्फेक्शन है। तो फर्स्ट वन हम पॉइंट की बात करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला पॉइंट है हमारा चेन ऑफ इन्फेक्शन का, पहला जहाँ से चेन ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है। ये 1 नंबर पे है। वो क्या है, चेन ऑफ इन्फेक्शन का पहला पॉइंट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सोर्स, ठीक है। डिजीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है, एजेंट हो गए, इसे बोलते हैं अपन डिजीज कॉजिंग एजेंट। डिजीज कॉजिंग एजेंट, ये डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो कौन हो सकता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट कोई भी हो सकता है। जैसे कि बात करें बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, कोई भी इनमें कुछ भी पैरासाइट है, कुछ भी है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आगे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ठीक है, ये सब इसके अंदर आ चुके हैं। तो ये इन जो भी मैंने अभी बोला है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर डिजीज कोज करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग एबिलिटी टू कॉज डिजीज, टू कॉज डिजीज, उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोजन, उसे बोलते हैं पैथोजन, ठीक है स्टूडेंट। अब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर डिजीज कोज करने की कैपेसिटी है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, पैथोजन। अब कोई भी पैथोजन है वो क्या कहलाता है, अपना सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या एजेंट, ठीक है, जो डिजीज कोज करने की कैपेसिटी रख रहा है। अगर उसको सुटेबल कंडीशन मिल जाए, सुटेबल एनवायरनमेंट मिल जाए, तो वो क्या करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, नंबर बढ़ा करके वो क्या करता है, आपकी डिजीज कोज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, दूसरा पॉइंट आता है, इसका दूसरा पॉइंट आता है चेन ऑफ इन्फेक्शन का रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, रिजर्वायर का मतलब होता है कि जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ समय के लिए रहता है और अपने नंबर को बढ़ा लेता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म है, अब रिजर्वायर है, जहां पर रिजर्वायर कौन होता है, रिजर्वायर कोई भी हो सकता है। अब रिजर्वायर की बात करें तो रिजर्वायर कोई भी हो सकता है। रिजर्वायर कौन हो सकता है, रिजर्वायर की बात करें तो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन है, एनिमल है, फूड है, एयर है, फूड है, सॉइल है, वाटर है, इक्विपमेंट्स है, कहीं पर भी, ठीक है, जहां पर बैक्टीरिया एबिलिटी रखता है ग्रो करने की, चाहे वो फूड होगा, चाहे वो एयर होगी, चाहे वो आपका सॉइल मिट्टी होगी, चाहे पानी में ग्रोथ कर सकता होगा, चाहे वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में, चाहे वो एनिमल्स की बॉडी में ग्रोथ करता हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब जहां पर बैक्टीरिया जाएगा, अपना नंबर मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। थर्ड वन अपना आता है, थर्ड अपना पॉइंट आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। थर्ड अपना पॉइंट आता है, क्या आता है, पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब ये होता है कि अब इस रिजर्वायर से, मतलब यहां पर उसने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन, यहां पर क्या कर लिया, मल्टीप्लीकेशन, मतलब इंक्रीज नंबर, नंबर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब ये नंबर इंक्रीज हो गए तो अब डिजीज कोज करने के लिए इसे कहां जाना पड़ेगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये क्या करेगा, अब करेगा पोर्टल ऑफ एग्जिट, जहां जिस सोर्स या जिस रिजर्वायर के अंदर उसने अपना सहारा लिया था, शेल्टर लिया था थोड़े दिनों के लिए कि हाँ मैं अपना यहाँ पे काम करूंगा, अपनी संख्या बढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं डिजीज कोज करने जाऊंगा, तो ये क्या होगा, पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब है कि रिजर्वायर से कहाँ से एग्जिट करेगा, ताकि वो क्या करे, आगे की चेन के अंदर पार्ट कर सके।
पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब हो सकता है कि किस प्रकार से दूसरे के अंदर जाएगा, ठीक है। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट की बात करें तो सिक्रेशंस हो सकते हैं जिसमें सलाइवा है, यूरिन है, फीसिस है, इनके थ्रू पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है। तो अपन कफिंग वगैरह के थ्रू भी हो सकता है, स्नीजिंग, कपिंग एंड स्नीजिंग के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिट हो सकता है। मतलब जहां से वो रिजर्वायर से बाहर निकल रहे हैं उसे कहते हैं अपन पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट के बाद अब बाहर आ गया तो अब उसको पोर्टल सोर्स तक, जहां जो भी ससेप्टेबल होस्ट होगा या जिस होस्ट की इम्यूनिटी कम होगी उस होस्ट के पास जाने के लिए उसे क्या चाहिए, अब ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। उसको पहुंचाना भी तो है, चाहे वो एयर के थ्रू जा रहा होगा, पानी के थ्रू, फूड के थ्रू, किसी भी के थ्रू भी जा रहा होगा, चाहे वो ड्रॉपलेट होगा, चाहे एयरबोर्न होगा, चाहे वो टच के थ्रू जा रहा होगा, कैसे भी जा रहा होगा, तो उसको क्या चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कॉन्टैक्ट है, ड्रॉपलेट है, एयरबोर्न है, वेक्टर और फॉर्मिट्स है, ठीक है। कौन कौन से आ गए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में फर्स्ट वन आ गया कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट की बात करें तो डायरेक्ट टच, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और बाय टच, टच के थ्रू। दूसरी बात करूं ड्रॉपलेट की, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में बात कर रहा हूं मैं, पहला तो आ गया आपका कॉन्टैक्ट, दूसरा आ गया आपका ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट का मतलब हो गया आपका एयरबोर्न, एयरबोर्न हो सकता है। ड्रॉपलेट का मतलब होता है, मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल जो भी ससेप्टेबल होस्ट है या फिर जो भी रिजर्वायर था, रिजर्वायर ने क्या किया, कफिंग की और स्नीजिंग करी, कफिंग और स्नीजिंग करी। अब कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू क्या हुआ, वो जो जब भी हम स्नीजिंग या कफिंग करते हैं तो 5 माइक्रो mm से भी छोटे पार्टिकल्स है वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। और बाहर निकलते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में ट्रेवल करते हुए दूसरे होस्ट तक जा सकता है। तो वो आ गया आपका ड्रॉपलेट। एयरबोर्न नेक्स्ट आता है आपका, थर्ड वन आता है आपका एयरबोर्न। एयरबोर्न की स्टूडेंट्स अगर बात करूं तो हवा के अंदर, मान लीजिए एक टीबी का पेशेंट है, ठीक है, वो बिना मास्क लगाए इधर उधर घूम रहा है और खांस रहा है, वो बिना उसने हाथ लगाया भी नहीं है, अपने मुंह पे हाथ लगा के भी नहीं खांस रहा है, वो मास्क भी नहीं लगा रखा है, वो ऐसे ही खांस रहा है, या अनडायग्नोज टीबी का पेशेंट है ये मान लो आप, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे वो खांस रहा है तो पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल उसके आसपास से गुजर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, ब्रीथिंग करेंगे, तो वो जो पार्टिकल्स हवा में थे उनको वो क्या कर लेते, इनहेल कर लेते हैं। तो ये कहलाता है आपका एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बाय ड्रॉपलेट्स। ये ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर। वेक्टर का मतलब है कि किसी नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू आपको पहुंच रहा हो। नॉन लिविंग आपके कपड़ों पे था, उसके बाद इन्वेड कर गया, ठीक है, आपने कहीं कुछ भी टच किया उसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मिट्स। फॉर्मिट्स का मतलब है कंटामिनेटेड यूटेंसिल, जो भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। फॉर्मिट्स का मतलब होता है कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, आपके कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, और उन इंस्ट्रूमेंट को आप टच करोगे बिना ग्लव्स पहने तो क्या होगा, डेफिनेटली है कि वो आप इन्फेक्शन आपके अंदर ट्रांसपोर्ट होने के चांसेज होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है अपना पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब है कि कौन सा वो रास्ता जिसके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ससेप्टेबल होस्ट के अंदर इंटर करता है, वो रास्ता जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबल होस्ट के अंदर इंटर करता है। तो वो रास्ते कौन कौन से हैं, वो रास्ते की बात करूँ अगर स्टूडेंट्स में, तो सबसे पहले म्यूकोजल लाइनिंग है, वो ओपन वुंड है, ओरल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या बताई गई हैं यहाँ पे। पोर्टल ऑफ एंट्री की बात करते हैं अपन, ठीक है, पोर्टल ऑफ एंट्री की बात करता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ उसके बारे में कि पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है। पहले मैं बताना चाहूँगा कि पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है। पोर्टल ऑफ एंट्री है कि वो रास्ता जिसके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वे by which
the microorganism entry into the get entry into the susceptible host. ससेप्टिबल होस्ट की बॉडी के अंदर किस रास्ते से किस तरीके से वो इंटर कर रहा है, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका क्या कहलाता है, पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री कहलाता है। अब पोर्टल ऑफ एंट्री है तो वो कौन कौन सी पोर्टल ऑफ एंट्री हो सकती हैं? सबसे पहले म्यूकोजल लाइनिंग। म्यूकोजल लाइनिंग स्टूडेंट्स, म्यूकोजल लाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो म्यूकोजल लाइनिंग का मतलब होता है कि आपकी म्यूकोजा, ठीक है, मान लीजिए आपने बिना धोए कोई फ्रूट्स खाए और उस फ्रूट के ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, तो वो क्या चला गया आपकी ओरल केविटी, ओरल म्यूकोजा के पास चला गया, वहां से वो डायरेक्ट इन्वेड कर देगा, ठीक है, तो वो हो गया आपकी म्यूकोजल लाइनिंग। दूसरा आपका कहलाता है ओपन वुंड। ओपन वुंड, ओपन वुंड कैसे? ओपन वुंड का मतलब है मान लीजिए आपके पैरों में चोट लगी हुई है और आप मिट्टी में बिना चप्पल या बिना स्लीपर पहने खेल रहे हो, घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। हम सब जानते हैं कि मिट्टी के अंदर क्या होता है, टिटनेस के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, एक इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आपका डायरेक्ट वुंड, जो पैर पे वुंड था वो डायरेक्ट मिट्टी के टच में आया, वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कहाँ चला जाएगा, आपके वुंड के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो वो आ गया आपका एक ओपन वुंड का एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन है ओरल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट। ओरल ट्रैक्ट, आपने खाना खाया वो गंदा हो, ठीक है, आपने बिना हाथ धोए खाना खाया तो बैक्टीरिया आपके खाने के साथ टच होकर के सीधे अंदर चले गए, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट के अंदर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि टीबी का मरीज है और खुलेआम घूम रहा है बिना कोई मास्क लगाए, तो क्या होगा, आप जैसे ही सांस लोगे जो टीबी वाले बैक्टीरिया के, टीबी वाले मरीज के आसपास रह करके, तो क्या होगा, जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू, उसने खांसी के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स छोड़े हैं उनमें क्या बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया जैसे ही आप सांस लोगे वो क्या करेगा, आपकी सांस के साथ अंदर चला जाएगा और वहाँ पे वो अपना कॉलोनाइजेशन कर लेगा, मतलब अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट वन है यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट, आपने एक बात सुनी होगी कि यूटीआई, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है वो मोर कॉमन इन फीमेल, मोर कॉमन इन फीमेल, फीमेल्स में ये मोर कॉमन होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरिथ्रा, शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट आने के कारण क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस से जल्दी से इन्वेड कर जाते हैं, जल्दी से एंट्री ले लेते हैं, तो इसलिए फीमेल्स के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। मान लीजिए आपने अनक्लीन वॉशरूम वगैरह यूज किए हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो क्या बोलते हैं, जिनको कॉमन यूज़ के लिए सार्वजनिक जो शौचालय होते हैं उनको आप यूज़ करें तो वहाँ से आपको ये इन्फेक्शन मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये था हमारा पोर्टल ऑफ एंट्री की, किस प्रकार से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी पैथोजन है, वो किस प्रकार से होस्ट की बॉडी के अंदर इंटर करता है और वहाँ जाकर के कैसे डिजीज कोज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि अपना चेन ऑफ इन्फेक्शन के अंदर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट अपना ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट का मतलब है वो होस्ट, ससेप्टिबल होस्ट कौन होगा, ससेप्टिबल होस्ट वो होगा जिसकी इम्यूनिटी कम हो, लो इम्यूनिटी लेवल, लो इम्यूनिटी लेवल, लो इम्यूनिटी मतलब किसी भी इंडिविजुअल को अगर कोई पहले से कोई बीमारी है, किसी भी रीजन की वजह से उसकी इम्यूनिटी कम है, तो वो एक ससेप्टिबल होस्ट है, उसको बहुत सारी इन्फेक्शन है वो जल्दी से जल्दी लग सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोनिक डिजीज, पेशेंट विथ क्रोनिक डिजीज। कोई भी पेशेंट है अगर उसको क्रोनिक डिजीज पेशेंट, जो अगर पेशेंट है और उसको बहुत लंबे समय से कोई बीमारियां चल रही हैं, वो मेडिसिन पे है, तो उसको डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मेडिसिन ले रहा है, चाहे वो डायबिटीज़ होगी, चाहे वो हाइपरटेंशन होगा, कुछ भी होगा, उसकी वजह से उसको क्या क्रोनिक डिजीज हो रखी है और उसकी वजह से उसकी बॉडी की इम्यूनिटी है वो लो रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स,
ओल्ड एज पर्सन, ओल्ड एज पीपल, जो बूढ़े लोग हैं उनकी इम्यूनिटी का लेवल जैसे जैसे हम बॉडी की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉडी की फिजियोलॉजिकल जो कैपेसिटी है, फिजियोलॉजिकल जो फंक्शनिंग है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, जो इम्यूनिटी है ओल्ड एज के अंदर बूढ़े लोगों की जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है और उनको जल्दी से कोई भी बीमारी है वो पकड़ सकती है। तो ये है हमारे ससेप्टिबल होस्ट। नेक्स्ट आया इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। एक होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट का मतलब हो गया आपका HIV का, HIV एड्स, HIV एड्स के पेशेंट्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे CD4 सेल्स का काउंट है वो कम हो जाता है और CD4 सेल्स काउंट, CD4 सेल्स होती है वो क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जिसकी वजह से जैसे जैसे इनका इन्फेक्शन या जो भी डिजीज प्रोसेस है वो बढ़ती है वैसे वैसे वहाँ पे क्या होता है, CD4 सेल्स का काउंट है वो कम हो जाता है। ध्यान रखना CD4 सेल्स HIV के अंदर कम होती जाती हैं, और जैसे जैसे ये कम होती जाएगी जो इंडिविजुअल है वो prone to get another disease, prone to get various disease, various disease। जैसे जैसे CD4 सेल्स का काउंट कम होगा, अब यहाँ पे मैंने एक आपको CD4 सेल्स के बारे में बताया, ठीक है, इम्यूनिटी के टाइम पे हमने पढ़ा भी था कि CD4 सेल्स है वो क्या होती हैं, ठीक है सुनिए। तो CD4 सेल्स है, याद रखना CD4 सेल्स का काउंट है वो HIV के अंदर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और जैसे जैसे CD4 सेल्स का काउंट कम होगा वैसे वैसे पेशेंट का इम्यून स्टेटस है, इम्यून स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, इम्यून स्टेटस है वो क्या हो जाता है, वीक होता चला जाता है। तो ध्यान रखने की बात है कि CD4 सेल्स का काउंट किस डिजीज में कम होता है, HIV की डिजीज में कम होता है, याद रखिएगा। तो ये तो है अपनी चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो इस प्रकार से ये चेन ऑफ इन्फेक्शन चलती है। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, रिजर्वायर के पास पहुंचता है, रिजर्वायर के थ्रू वो क्या करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपनी नंबरिंग बढ़ाता है और अपनी कैपेसिटी है जो डिजीज कोज करने की उसको इंक्रीज करता है। उसके बाद वो रिजर्वायर की पोर्टल ऑफ एग्जिट, मतलब रिजर्वायर का वो रास्ता जहाँ से इन्फेक्शन सोर्स है वो बाहर आएगा, उसके बाद वो पोर्टल ऑफ एग्जिट के थ्रू आता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट के बाद वो आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन पे, ठीक है, वो चाहे एयर के थ्रू, यूटेंसिल्स के थ्रू, वॉमिट्स के थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू, ड्रॉपलेट के थ्रू, एयरबोन, वाटरबोन, कैसे भी करके वो होस्ट की बॉडी तक पहुंचता है। होस्ट की बॉडी तक पहुंचने के बाद वो करता है अपनी पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब है कि वो रास्ता जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन होस्ट की बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है, वो रास्ता ढूंढेगा। वो चाहे म्यूकोजल ओपनिंग होगी, चाहे ओरल GI ट्रैक्ट होगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगी, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक्ट होगी, किसी भी थ्रू वो क्या करेगा, अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, जो भी ससेप्टेबल होस्ट है जिसकी इम्यूनिटी कम है, क्रॉनिक डिजीज है, ओल्ड एज पीपल है, या फिर उसको कोई बहुत ही क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हो रखे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या करेगा, उस डिजीज को उसको उस इंडिविजुअल के अंदर डिजीज कोज करेगा। डिजीज कोज करने के बाद वो क्या कर जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये है अपना चेन ऑफ इन्फेक्शन। आई होप मैंने जो चेन ऑफ इन्फेक्शन आप लोगों को समझाया है वो आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है वो आपकी तैयारी को और भी अच्छा बनाएगा, ये आपके एक रिवीजन का तरीका होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इस कोर्स की एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं टाइप ऑफ बेड। टाइप ऑफ बेड, टाइप ऑफ बेड की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कि टाइप ऑफ बेड की बात करें तो बेड क्या होता है, बेड के ऊपर नॉर्मली हम बात करते हैं हॉस्पिटल जो बेड होता है इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन आता है मिड-टन कॉर्नर। मिड-टन कॉर्नर, जो मिड-टन कॉर्नर है जो बेड के एज के ऊपर बनाते हैं वो कितना डिग्री का होता है, वो होता है 45 डिग्री का एंगल होता है उसका। याद रखिएगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिड-टन कॉर्नर है वो कितना डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। मिड-टन कॉर्नर है वो कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का कॉर्नर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ बेड कि बेड कितने प्रकार के होते हैं। देखो बहुत सारे प्रकार के होते हैं बेड तो, लेकिन हम यहाँ पे वही बेड डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो MCQ के रूप में हमारे पास आ सकते हैं, हमारी जो अपकमिंग नोटसेट है, ESIC है और DSSB के एग्जाम में आ सकते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन जो बेड है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कार्डियक बेड। कौन सा बेड है, कार्डियक बेड। तो कार्डियक बेड के अंदर क्या होता है, कार्डियक बेड के अंदर क्या होता है, इज दिस टाइप ऑफ बेड हेल्प द पेशेंट टू टेक द सिटिंग पोजीशन।
ये क्या करते हैं, सिटिंग पोजीशन लेने के लिए हेल्प करते हैं पेशेंट की, जिसकी वजह से क्या होता है, लीस्ट स्ट्रेन, पेशेंट के अंदर ज़्यादा खिंचाव नहीं होता है, पेशेंट को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। और उसकी वजह से क्या होता है, इस कार्डियक बेड की वजह से क्या होता है, पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, ऑल्सो हेल्प टू रिलीव डिस्निया। अगर किसी इंडिविजुअल को कोई सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए कौन सा बेड है, कौन सा बेड सुटेबल होगा, कार्डियक बेड सुटेबल होगा। स्टूडेंट्स, कार्डियक बेड के अंदर इतना सा होता है कि उस बेड का जो हेड एंड है उसको हम एलिवेट कर सकते हैं। ठीक है, उस बेड के हेड एंड को हम क्या कर सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कार्डियक बेड। और कार्डियक बेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं, उठते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है हमारी जो चेस्ट की मसल्स है, बैक की मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है, इनके ऊपर। और कार्डियक डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हमें क्या करना होता है, उनको हमें रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना होता है, ताकि अगर वो कोई एक्टिविटी करेंगे, मसल्स मूव करेंगे, तो डेफिनेट उनकी क्या होगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। ऑक्सीजन की डिमांड अगर बढ़ेगी तो वहाँ पर क्या होगा, हार्ट को ज़्यादा फंक्शनिंग करनी पड़ेगी। हार्ट पहले से बीमार है तो उसके फेल होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हार्ट फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्डियक बेड यूज करते हैं। कार्डियक बेड के अंदर हम क्या करते हैं, हेड एंड है उसको एलिवेट कर देते हैं, एलिवेट द हेड एंड, सॉरी, एलिवेट द हेड एंड। जो हेड एंड है उसको हम क्या करके रखते हैं, एलिवेट करके रखते हैं, नॉर्मली 45 डिग्री एंगल के ऊपर। ठीक है, नॉर्मली 45 डिग्री एंगल के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको एलिवेट करके रखते हैं। अब 45 डिग्री एंगल पे आ गए तो आप देखोगे कि सेमी फाउलर्स पोजीशन बन रही है लगभग, तो वहाँ पे डिस्निया भी रिलीव हो जाता है और मसल्स हैं उनको भी ज़्यादा फंक्शनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये होता है एक कार्डियक बेड। याद रखिएगा कि कार्डियक बेड है वो कैसा होता है, हेड एंड एलिवेटेड होता है 45 डिग्री एंगल पे। और कार्डियक बेड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर ब्रीथिंग डिफिकल्टी उसको रिलीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्पुटेशन की, एम्पुटेशन बेड। नेक्स्ट पे बात करता हूँ एम्पुटेशन बेड। एम्पुटेशन का मीनिंग क्या होता है, एम्पुटेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ पर्टिकुलर लिम्ब। एम्पुटेशन मीनिंग हो गया कटिंग और रिमूवल ऑफ लिम्ब, चाहे वो अपर लिम्ब एक्सट्रीमिटी का हो, चाहे आपने हाथ हैंड हो, आपका हाथ हो सकता है, आपका लेग और फिट हो सकता है, लेग हो सकता है। ठीक है, अगर आप हाथ को काट रहे हो, चाहे आप फोर आर्म पे काटो, अपर आर्म पे काटो, कहीं से भी काट रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका एम्पुटेशन कहलाता है। मतलब हमारी बॉडी के किसी पार्ट को अलग करना, मतलब लिम्ब को अलग करना, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में से किसी भी लिम्ब को अलग कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, आपका एम्पुटेशन। अब एम्पुटेशन वाले बेड के अंदर स्पेशली क्या होता है, एम्पुटेशन वाले बेड के अंदर हमें ध्यान रखने की बात होती है कि जो एम्पुटेटेड पार्ट है, मान लीजिए ये आपका एक पेशेंट है, ठीक है, ये आपका एक पेशेंट है, आपने क्या किया साहब, इसका एक एम्पुटेशन कर दिया, आपने इसका अबाउ नी एम्पुटेशन कर दिया, ये नी है और आपने इसका अबाउ नी एम्पुटेशन कर दी। अब क्या है, अब आप इसको जैसे ही वो आएगा, वार्ड के अंदर आएगा, तो आप क्या करोगे, आप इसको उड़ाओगे कंबल, आप इसको उड़ाओगे कंबल, आप इसको कंबल उड़ाओगे ना, तो इस कंबल की वजह से क्या होगा, इसको इस एम्पुटेटेड पार्ट के ऊपर उस कंबल का क्या लगेगा, वजन लगेगा। इस कंबल का क्या लगेगा, वजन लगेगा। यहाँ पर इसको क्या लगेगा, वेट लगेगा कंबल का। तो इस वेट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कर्डल का यूज़ करते हैं। और कर्डल का यूज़ करते हैं, इस कंबल को यहाँ से हम फोल्ड करके दूसरे लेग के ऊपर ही रखते हैं, इस लेग पे हम कंबल नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंबल दोगे तो ये क्या करेगा, पेन इन ऑपरेटिव साइड, पेन ऑन ऑपरेटिव साइड। अब पेशेंट की जो ऑपरेटिव साइड, जहाँ से आपने पेशेंट के लेग को एम्पुटेट किया है, वहाँ पर क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो इस ब्लैंकेट को हम यहाँ से फोल्ड कर दें, इस ब्लैंकेट को, इतनी ब्लैंकेट को हम यहाँ से फोल्ड करके इस लेग के ऊपर डाल दें, दूसरे वाले लेग के ऊपर। एक तो ये हो सकता है। एक हो सकता है हम क्या कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, कर्डल यूज़ कर सकते हैं। कर्डल का मतलब आपने देखा होगा, विवाह मूवी देखी है, विवाह मूवी के अंदर जब अमृता राव जल जाती है तो उसके बाद जो उसके बेड को कवर किया जाता है, आपने देखा होगा, एक इस प्रकार का कुछ होता है, ठीक है, इस प्रकार से जो पूरे बेड को कवर कर लेता है। यहाँ पर आपके पेशेंट की मुंडी मुंडी बाहर निकली हुई होती है, ठीक है, गर्दन सिर्फ बाहर होती है पेशेंट की, पूरा पेशेंट अंदर रहता है, और जो ब्लैंकेट होती है वो इसके ऊपर होती है, ठीक है, आपने देखा होगा।
ठीक है, नहीं देखा तो आप क्लिप देख लीजिएगा, आराम से दिख जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कर्डल कहलाता है। इससे क्या होता है कि जो भी बर्न का पेशेंट है या एम्पुटेटेड, हम यहाँ पे एम्पुटेशन की बात करें, बर्न की बाद में बात करेंगे। एम्पुटेशन वाले पार्ट पे ब्लैंकेट है, उसका वजन नहीं आएगा और पेशेंट को पेन नहीं होगा। तो ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, कर्डल यूज कर सकते हैं। दूसरी बात बताना चाहूँगा कि जो एम्पुटेटेड बेड है, जो एम्पुटेटेड बेड है उस बेड का नाम क्या है, उस बेड का दूसरा नाम है आपका स्टंप बेड। जो एम्पुटेटेड बेड है उस बेड का दूसरा नाम क्या है, स्टंप बेड। याद रखिएगा, इस नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्टंप बेड क्या कौन सा होता है, तो उसी को बोलते हैं अपन एम्पुटेशन बेड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वो सारे की पॉइंट्स है जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में आपके लिए एमसीक्यू बन सकते हैं। इसीलिए ये क्रैश को डिज़ाइन किया ताकि आपकी जो तैयारी है उसको और भी अच्छा बनाया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्न बेड की। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा बर्न बेड। बर्न बेड यूज करते हैं इन केस ऑफ बर्न पेशेंट, ऑन बर्न पेशेंट, जो पेशेंट जल चुके हैं उनके ऊपर हम इसका यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग बेड कर्डल होता है। क्या होता है, लॉन्ग बेड कर्डल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, टेक ऑफ द बेड लिनन वेट ऑल ओवर बॉडी। जिसके बाद क्या होता है, वो उसकी बॉडी के ऊपर लिनन वगैरह का वेट नहीं आने देता है। मैंने अभी आपको बताया था कि इस प्रकार से, नॉर्मली इस प्रकार से वो होता है, इस प्रकार से होता है। यहाँ पेशेंट की मुंडी निकली हुई रहती है, इसमें आपका पेशेंट है वो लेटा हुआ रहता है। ठीक है जी, इसमें आपका वो पेशेंट है वो क्या रहता है, लेटा हुआ रहता है। यहाँ पे उसकी मुंडी निकली हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी ब्लैंकेट वगैरह होगी, जो भी ब्लैंकेट वगैरह होगी, वो ब्लैंकेट सिर्फ इस क्रडल के ऊपर डाली जाती है, ना कि पेशेंट की बॉडी के ऊपर। अगर आप बर्न पेशेंट की बॉडी के ऊपर ब्लैंकेट वगैरह डालोगे तो वो क्या हो जाती है, चिपक जाती है, और जब आप उसको हटाओगे तो उसकी स्किन पूरी की पूरी मसल्स के साथ बाहर आ जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम कर्डल का यूज करते हैं। साथ ही साथ उस, अगर आप बेड लिनन को उसकी बॉडी को टच कर रहे हो, बर्न वाली जगह को टच करिए, तो वहाँ पे हो सकता है इन्फेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, बेड कर्डल का यूज करते हैं। बेड कर्डल का यूज क्या, बेड कर्डल का क्या करते हैं हम, यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे द्वारा जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की जो भी ये क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, आई होप आप लोगों के लिए सुटेबल होगा, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ इसको क्रैश कोर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। नेक्स्ट वन है हेल्थ असेसमेंट। आज की क्लास में इतना ही। हेल्थ असेसमेंट का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। अगर मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही जो क्रैश कोर्स है, एमसीक्यू सीरीज आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।